तो हम लोग बात कर रहे थे आपका अत्याचार यानी ट्रेसपास, इस पर बात हुई। ट्रेसपास और नेग्लिजेंस, इसमें अंतर करना जरूरी है, क्योंकि नेग्लिजेंस इतना ग्रोइंग ट्रॉट कि उसने लगभग सारे ट्रॉट्स ये अपने में समाहित कर लिए। सारे ट्रॉट लगभग यानी मैक्सिमम अब होने वाला ट्रॉट जो है वो नेग्लिजेंस ही है। इसलिए नेग्लिजेंस और ट्रेसपास, इनके बीच फर्क ये करना पड़ेगा। और ट्रेसपास ये बहुत पुराना ट्रॉट है, बहुत समय से ट्रेसपास अपकृत्य के रूप में अपकृत्य की दुनिया में जाना जाता है। नेग्लिजेंस पिछले 50 वर्षों की ये उपज है। दोनों पर से स्टीवेंसन, यहां से नेग्लिजेंस ये शुरू होता है। लेकिन आज नेग्लिजेंस इतना अधिक बढ़ गया, इतना विकसित अपकृत्य हो गया है कि अधिकतम उदाहरण आप अपकृत्य में देखेंगे तो नेग्लिजेंस इसी से आते हैं। इसलिए नेग्लिजेंस इसे समझना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्ट ये आप करेंगे, और पॉजिटिव एक्ट आपने किया किसी को नुकसान पहुंचाने के आशय से किया, पॉजिटिव एक्ट भी है और नुकसान पहुंचाने का आशय भी है, और नुकसान पहुंचाने की क्षमता ये भी है। आपको देखिए, आपने पॉजिटिव एक्ट किया, नुकसान पहुंचाने का आपका आशय भी है, और नुकसान पहुंचाने की क्षमता का अभाव है। You don't possess such ability which is necessary to cause the harm to anybody। तो आपके आशय का मतलब ही क्या रहा है? आपके आशय का कोई अर्थ नहीं। पॉजिटिव एक्ट, और पॉजिटिव एक्ट डायरेक्टली प्रत्यक्षता, ये किसी को नुकसान करने के लिए ही ये किया जा रहा है। अब जो पोजीशन बनेगी ये ट्रेसपास की बनेगी। पॉजिटिव एक्ट है, नुकसान पहुंचाने का आशय है, और नुकसान पहुंचाने की क्षमता, नुकसान पहुंचाने की योग्यता, यह भी कृत्य के कर्ता में उसी समय पर मौजूद है। अब ट्रेसपास, आपने पॉजिटिव एक्ट किया, यह कब माना जाएगा? जब कृत्य करने के लिए कोई बाह्य प्रेरणा ये मौजूद नहीं थी, आप अपनी इच्छा से पॉजिटिव एक्ट ये कर रहे थे, आप अपनी इच्छा से काम कर रहे थे, तब ये कहा जाएगा कि आपने पॉजिटिव एक्ट किया है। कोई आपको उकसा नहीं रहा, कोई ऐसा कारण ये मौजूद नहीं था जिसकी वजह से आप काम करने को या तो विवश हो जाते या आपने किसी और के कारण कोई काम कर दिया, ये कहा जाए ऐसी दशा ही नहीं, तब ये कहा जाएगा यू हैव डन ए पॉजिटिव एक्ट। और पॉजिटिव एक्ट ये आपने किया क्यों है? किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया, टू कॉज द बॉडीली इंजरी, और ठीक है, किसी प्रकार का नुकसान शारीरिक ये उसे पहुंचाने के लिए ये आपने किया है, और आपके काम का प्रत्यक्ष परिणाम ये नुकसान के रूप में सामने आया है। ठीक है, अब शरीर के प्रति अत्याचार ये हो सकता है अगर आपने काम किया और काम से अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, ये किसी को नुकसान हो रहा है। काम प्रत्यक्षता उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, लेकिन काम का जो परिणाम आया है वो व्यक्ति को पहुंचे नुकसान के तौर पर आया है, या आपने काम करने में कोई चूक ये कर दी और चूक के कारण किसी को नुकसान हो गया, तो फिर मसला किसी भी अपकृत्य का हो, यह मसला अत्याचार का या ट्रेसपास का नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रेसपास दो तरीके के हैं, शरीर के प्रति, संपत्ति के प्रति।
लेकिन चाहे शरीर के प्रति अत्याचार हो और चाहे संपत्ति के प्रति अत्याचार हो, आपको पॉजिटिव एक्ट ये करना ही होगा। शरीर के प्रति अत्याचार, चाहे संपत्ति के प्रति अत्याचार, जरूरी जो जो कुछ है इस अत्याचार को गठित करने के लिए वो क्या है? पॉजिटिव एक्ट। और पॉजिटिव एक्ट का प्रत्यक्ष परिणाम, डायरेक्ट रिजल्ट, नुकसान ये होना चाहिए। और जिस समय आप पॉजिटिव एक्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये नुकसान के रूप में आ रहा है, तभी ये कहा जा सकता है कि अत्याचार गठित हुआ, अन्यथा अत्याचार की संभावना नहीं है। अत्याचार, ये शरीर के प्रति अत्याचार, इस श्रेणी का जब अत्याचार हम ये देखना शुरू करते हैं तो 3 प्रकार का अत्याचार हमारे सामने आता है। एक हमला, जिसे असॉल्ट ये कहा जाता है। दूसरा संप्रहार, जिसे बैटरी ये नाम दिया जाता है। और तीसरा मिथ्या कारावास, जिसे फॉल्स इंप्रिजनमेंट ये नाम दिया जाता है। तो शरीर के प्रति अत्याचार 3 तरह का है। शरीर के प्रति एक अत्याचार है जिसे आप हमला इस नाम से जानते हो। शरीर के प्रति दूसरे प्रकार का अत्याचार है जिसे आप संप्रहार इस नाम से जानते हो। और शरीर के प्रति तीसरे प्रकार का अत्याचार है जिसे आप मिथ्या कारावास इस नाम से जानते हो। लेकिन अत्याचार कोई भी हो, चाहे वो मिथ्या कारावास का हो, चाहे हमले का हो और चाहे संप्रहार का हो, यह काम का प्रत्यक्ष परिणाम ये होना चाहिए और काम पॉजिटिव एक्ट के तौर पर किया गया हो, तभी अत्याचार का अकृत्य ये गठित हो सकता है। आपने पॉजिटिव एक्ट भी किया, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के आशय से नहीं किया, नुकसान पहुंच गया तो भी अत्याचार नहीं हुआ, यानी अनाशयित नुकसान पहुंच गया, अनइंटेंडेड नुकसान पहुंच गया। आप पॉजिटिव एक्ट कर रहे थे, लेकिन जो पॉजिटिव एक्ट आप कर रहे थे उससे नुकसान करना ये इंटेंडेड नहीं था, ये आशयित नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली नुकसान हो गया, तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि अत्याचार हुआ है। इवन आप अनरीजनेबल काम कर रहे थे, ठीक है, अगर आप रीजनेबल काम कर रहे थे, पॉजिटिव एक्ट कर रहे थे, नुकसान हो गया, तब तो अत्याचार नहीं ही हुआ है, क्योंकि आप रीजनेबल काम कर रहे थे। और रीजनेबल काम का मतलब ही ये हुआ कि उससे नुकसान करना आशयित नहीं है, या किसी का नुकसान करने के लिए वो काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि कोई विधिपूर्ण उद्देश्य है उसको हासिल करने के लिए वो काम किया जा रहा है, इसीलिए तो रीजनेबल काम है। अगर आप रीजनेबल काम कर रहे थे और किसी को नुकसान हो गया, तब तो अत्याचार नहीं ही है। इवन आप अनरीजनेबल काम कर रहे थे, इवन आप अनरीजनेबल काम कर रहे थे, लेकिन आपके द्वारा किसी का नुकसान करना आशयित नहीं था, काम अनरीजनेबल था, लेकिन किसी का नुकसान करना आशयित नहीं था, तो भी अत्याचार का अपराध नहीं हो सकता। वो अपराध कह रहे हैं, अत्याचार का अकृत्य नहीं हो सकता, भले उपेक्षा का अकृत्य हो जाए। आप अनरीजनेबल काम कर रहे हो, अगर उससे नुकसान हो जाने की संभावना है और नुकसान हो जाता है और उस नुकसान को निवारित करने के लिए आपने कोई प्रिकॉशन नहीं ले रखा, तो उपेक्षा का मामला बन जाएगा, लेकिन अत्याचार का मामला नहीं बनेगा। अत्याचार और उपेक्षा में फर्क ही यही है। उपेक्षा में क्या होता है, जो नुकसान होता है वो चूक के परिणाम स्वरूप होता है, और वो चूक काहे में होती है? काम को करने में होती है। काम को जिस ढंग से किया जाना चाहिए उस ढंग से आप नहीं करते, इसलिए मामला उपेक्षा का बनता है। और अत्याचार में हमेशा पॉजिटिव एक्ट होगा, आशयित पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए, और नुकसान ये होना चाहिए। 2 मुकदमे विशेषता कोर्ट किए जाते हैं, एक फाउलर बनाम लैनिंग और दूसरा लेटांग बनाम कूपर। ये 2 प्रमुख मुकदमे
जिनको ट्रेसपास अतिचार के संबंध में कोर्ट किया जाता है। पहला है फाउलर बनाम लाइनिंग और दूसरा है लेटांग बनाम कूपर। फाउलर बनाम लाइनिंग, इसमें वादी का कहना क्या है? फाउलर बनाम लाइनिंग में वादी, उसकी शिकायत यह है कि प्रतिवादी इसने क्या किया है, पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर प्लेस में उसे गोली मारी। ये शिकायत वाली थी और इस शिकायत के आधार पर वो शरीर के प्रति अत्याचार, इसकी शिकायत को लेकर न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये है कि पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर प्लेस पर गोली मारी है, ये आपका कहना है। अगर प्रतिवादी की उपेक्षा से वादी को गोली लगी होगी तो भी सेंटेंस यही होगा कि प्रतिवादी ने वादी को गोली मारी है। अगर प्रतिवादी ने आशयपूर्वक उसे नुकसान करने के लिए ये वादी को गोली मारी होगी तो भी सेंटेंस यही होगा कि प्रतिवादी ने वादी को गोली मारी। इस सेंटेंस से कि निश्चित दिनांक पर पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर प्लेस में प्रतिवादी ने हमें गोली मारी है, इस बात का अंदाजा ये लगाया ही नहीं जा सकता कि प्रतिवादी का कृत्य ये उपेक्षा के अंतर्गत आ रहा है या फिर अतिचार के अंतर्गत आ रहा है। और मुकदमा आपने अतिचार इसके लिए फाइल कर दिया। और साक्ष्य संबंधी नियम जो हमारे यहां है वही इंग्लैंड में है। और हमारे यहां इंग्लैंड, ये तो छोड़ो, साक्ष्य के जो बेसिक सिद्धांत, एविडेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल तो पूरी दुनिया में एक ही जैसे। वादी इसे अपनी बात साबित करनी होगी। वादी ये लाया है अतिचार के अंतर्गत मुकदमा, तो जब अतिचार के अंतर्गत ये मुकदमा लाया है तो इसे वाद कारण का वर्णन, काज ऑफ एक्शन, इसका वर्णन इस प्रकार से करना होगा कि इसके वर्णन से अतिचार यानी ट्रेसपास, इसका काज ऑफ एक्शन ये बने। भाई ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा ये? इट इज यू who is complaining, then you must put your complaint in clear terms. It is your responsibility. आप इस ढंग से रखें सामने बात को कि मामला अतिचार के अंतर्गत है और अतिचार के लिए पॉजिटिव एक्ट ये जरूरी है और साक्ष्य पॉजिटिव एक्ट ये जरूरी है और आशय कौन सा होना चाहिए? नुकसान पहुंचाने का। नुकसान पहुंच गया, संप्रहार, बैटरी, यह अब ठीक है, बैटरी के रूप में अतिचार संबंधी अपकृत्य यह गठित होगा। नुकसान नहीं पहुंचा, हमला, असॉल्ट, ये अपकृत्य यह गठित हो सकता है। आप कहते हो कि पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर प्लेस में इन्होंने हमारे ठीक है गोली मारी। इस सेंटेंस से यह अंदाज कैसे लगाया जाए कि आप इनकी उपेक्षा से इनके द्वारा जो गोली लग गई उसकी शिकायत कर रहे? भाई ठीक है, बंदूक लिए वो खड़े थे प्रतिवादी महोदय, ये आए, प्रतिवादी महोदय ने खेल खेल में वादी महोदय की ओर टारगेट बंदूक का ये कर दिया। कायदा ये कहता था उन्हें चेंबर चेक कर लेना चाहिए था, नाल चेक कर लेनी चाहिए थी कि इसमें कोई कॉटेज ये तो नहीं। उन्होंने चेक नहीं किया, ठीक है, घोड़ा चढ़ाया और हंसी हंसी में ही गोली लग गई। तो आशयित कृत्य के द्वारा यह तो कहा जाएगा कि मिस्टर बी ने
पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर प्लेस में ए को हिट किया, गोली से हिट किया, ये कहा जाएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है, अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि इन्होंने इनको पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर प्लेस में गोली से हिट किया, अगर सिर्फ इतना कहा जाए, ये पूरी बात ना बताई जाए कि इन्होंने कॉटेज को चेक नहीं किया था, ऐसे ही टारगेट पे लिया और गोली चला दी, अगर ये पूरी बात ना बताई जाए तो ये जाना नहीं जा सकता एक इग्नोरेंट आदमी के द्वारा कि आखिर गोली किन परिस्थितियों में चली थी। एक है जानबूझकर गोली चलाई और एक है धोखे से गोली चल गई, जिसे आप धोखे से गोली चल जाना कहते हो कानून की दुनिया में, उसे उपेक्षा के द्वारा कारित क्षति ये कहा जाता है। एक जो साक्ष्य गोली चलना ये है, ये ट्रेसपास का अपकृत्य ये गठित कर देगा। तो वाद कारण को स्पष्ट शब्दों में न्यायालय के समक्ष रखने का काम ये किसका है? ये तो वादी का है। और फाउलर बनाम लेनिन इसमें कर क्या रहे? वादी महोदय अतिचार के अंतर्गत मुकदमा ये प्रस्तुत करना है और उनकी जो कहानी है, उनका जो वर्णन है, उससे पता ही नहीं लग रहा कि उनकी शिकायत प्रतिवादी के द्वारा किए गए उपेक्षात्मक कार्य के संबंध में या अतिचार के अपकृत्य के संबंध में। यद्यपि उपेक्षात्मक कृत्य यह भी अपकृत्य बनेगा, लेकिन वो अपना मामला नेग्लिजेंस के टॉर्ट इस पर आधारित करना है या वो अपना मामला अतिचार यानी ट्रेसपास के अपकृत्य इस पर दाखिल कर, इस पर ठीक है अवलंबित, इस पर आधारित ये कर रहा है, ये तो पता ही नहीं लग रहा। और अतिचार और उपेक्षा ये एक साथ हो नहीं सकते, अतिचार और उपेक्षा ये एक साथ नहीं हो सकते। ये बात किसने स्वीकार की कोर्ट ने? लेटांग बनाम कूपर, उसमें मामला यही था। लेटांग बनाम कूपर में बात ही यही थी कि जो वादिनी है वो अपने घर में बैठी है और ये प्रतिवादी नेग्लिजेंटली यानी वादिनी ये कह रही है कि नेग्लिजेंटली उसने गाड़ी उसकी टांगों पर चढ़ा दी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। ये शिकायत किसकी? वादिनी की। अब हुआ क्या कि नेग्लिजेंस के ट्रॉट के आधार पर मुकदमा लाने के लिए जिस लिमिटेशन का वर्णन लिमिटेशन एक्ट में किया गया था वो 3 साल थी, अपने अभी 3 ही साल है। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉट ऑफ नेग्लिजेंस ठीक है मुकदमा लाना चाहते हैं, मीनिंग देयर बाय इफ यू वांट टू सू एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रॉट ठीक है लाइक नेग्लिजेंट, देन यू हैव द लिमिटेशन ऑफ 3 years। आपको 3 वर्षों के अंतर्गत वो मुकदमा लाना है उस डेट से जिस डेट पर वाद कारण पैदा हुआ, जिस डेट पर काज ऑफ एक्शन ये अराइज हुआ, उससे 3 वर्ष के अंतर्गत आपको मुकदमा ले आना है। ये अपने आप ही लिमिटेशन है, इंग्लैंड में भी यही लिमिटेशन। अब वादिनी इन्होंने क्या किया है? मुकदमा अपकृत्य के उपेक्षा के अपकृत्य के आधार पर 3 वर्ष बाद ये दाखिल करने की कोशिश की, दाखिल करने की कोशिश की, मीनिंग देयर बाय कहने का अर्थ ये है कि 3 वर्ष तक तो इन्होंने कोई सुधाई नहीं दी। अब उपेक्षा के अपकृत्य के आधार पर मुकदमा दायर करने की जो लिमिटेशन है वो तो निकल गई, वो तो दायर ही नहीं हो सकता। तब इन वादिनी महोदया ने ये कहते हुए कि अपने उपेक्षात्मक कृत्य से प्रतिवादी ने हमारे शरीर के प्रति अतिचार ये भी किया है, हमारे शरीर के प्रति अतिचार ये भी किया है, क्योंकि ही हैज डन ए पॉजिटिव एक्ट। और पॉजिटिव एक्ट
उन्होंने किया है, वो वही काम करना चाहते थे, साशय उन्होंने वो काम किया है। इसलिए मामला अतिचार में भी आता है और उन्होंने अपनी बात को अतिचार के आधार पर न्यायालय में कहकर प्रतिकर की वसूली, प्रतिकर की ये करनी चाहिए। न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने फाउलर बनाम लैनिंग इसी को कोट किया और फाउलर बनाम लैनिंग को कोट करते हुए ये निष्कर्ष दिया कि नेग्लिजेंस और ट्रेसपास ये एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रेसपास ये कब होगा? जब पॉजिटिव एक्ट है, आशयपूर्वक पॉजिटिव एक्ट किया गया है, और आशय क्या है? दूसरे को क्षति पहुंचाना। क्षति पहुंच गई, संप्रहार है, क्षति नहीं पहुंची, हमला है। बट देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कॉज द हार्म। अगर इंटेंशन नहीं है, बल्कि स्थिति क्या है? बल्कि स्थिति यह है कि काम इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट यह हुआ है कि किसी को चोट आ गई या काम करने में कोई चूक यह की गई जिसकी वजह से किसी को चोट ये आ गई, तो मामला नेग्लिजेंस इसका हो सकता है, किसी भी अन्य कृत्य का हो सकता है, किंतु अतिचार का नहीं हो सकता। तो जब आप ये कहकर चल रहे हैं, यानी उपेक्षा का जन्म किससे होगा? काम करने में चूक इससे होगा, काम ठीक से नहीं किया जाएगा, या काम का अप्रत्यक्ष परिणाम, ये क्षति ये हो सकता था, और वह क्षति पूर्वानुमानित थी, मतलब हो सकती है, ये फोर्सिएबल थी, आप अनुमान भी लगा सकते, तब नेग्लिजेंस का मामला बनेगा। और अतिचार का कब बनेगा? जब आपने आशयपूर्वक काम किया और काम का डायरेक्ट रिजल्ट, ये अतिचार है। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? किसी के शरीर को नुकसान, तब शरीर के प्रति अतिचार है, ये कहा जाएगा। तो जब आप स्वयं ये एडमिट कर रही हो कि ही हैज ड्रिवन द, ठीक है, he has driven his car negligently, then how can you make a complaint about the trespass? क्योंकि trespass पॉजिटिव एक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट ये है, और नेग्लिजेंस, ठीक है, पॉजिटिव एक्ट में की गई चूक का परिणाम है, यह पॉजिटिव एक्ट का इनडायरेक्ट रिजल्ट ये है। तो जब आप कहती हो खुद कि इन्होंने नेग्लिजेंस से गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाई, तो शरीर के प्रति अतिचार, इसका मामला ही कहां बनता है? ये तो मामला ही नेग्लिजेंस का है, और नेग्लिजेंस उसके लिए जो लिमिटेशन थी वो निकल चुकी है। तो लेटान बनाम कूपर इसमें हुआ कि नहीं? प्रतिकर वसूलने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें इससे क्या मतलब कि वो प्रतिकर वसूलने में कामयाब हुई या प्रतिकर वसूलने में कामयाब नहीं हुई। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारा इंटरेस्ट या हमारी जो रुचि है वो तो इस बात में कि विधि का नियम ये क्या विकसित होकर आया। तो जो कानून का नियम विकसित होकर आया, वो विकसित होकर नियम ये था कि ट्रेसपास और नेग्लिजेंस ये साथ साथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेसपास डायरेक्ट रिजल्ट है काम का, और काम पॉजिटिव एक्ट के रूप में सामने आता है, और वो पॉजिटिव एक्ट साशय किया जाता है और आशय क्षति कारित करने का होता है। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तभी ट्रेसपास ये बनता है, जबकि नेग्लिजेंस काम का इनडायरेक्ट रिजल्ट है या फिर काम में की गई चूक का परिणाम है। इसलिए ट्रेसपास और नेग्लिजेंस, इन्हें गठित करने वाले तथ्य ये अलग अलग हैं, और नेग्लिजेंस और ट्रेसपास इसके बीच फर्क करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेग्लिजेंस इतना विकसित होता हुआ ट्राट है
उसका इतना डेवलपमेंट हो गया है कि हर चीज को लोगों ने नेग्लिजेंस यही मानना शुरू कर दिया है। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किस आधार पर न्यायालय के समक्ष आए। अगर आप ट्रेसपास पर आना चाहते हैं तो आपको साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने पॉजिटिव एक्ट किया है, या वादी ने जो क्षति पाई है वो प्रतिवादी के पॉजिटिव एक्ट इससे पाई है, और पॉजिटिव एक्ट आशयित था, इंटेंडेड था। पॉजिटिव एक्ट आशयित था, इंटेंडेड था, और आशय क्या था? हमको क्षति पहुंचाना ही है। अगर पॉजिटिव एक्ट आशयित था, इंटेंडेड था, किंतु क्षति पहुंचाना आशय नहीं था, लेकिन क्षति इनफैक्ट पहुंच गई, तब तो दुर्घटना है, तब तो दुर्घटना है। भाई पॉजिटिव एक्ट किया गया, आशयपूर्वक किया गया, लेकिन कोई क्षति पहुंचाना यह आशय था ही नहीं, लेकिन फिर भी क्षति ये हो गई किसी को, देन इट इज अ मियर एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट जनरल जस्टिफिकेशन है, उसके लिए किसी का दायित्व होने का कोई प्रश्न ये उठता ही नहीं। अगर पॉजिटिव एक्ट किया गया, रीजनेबल ढंग से किया गया, जस्टिफिकेशन भी वादी के पास है उस काम को करने का, क्षति ये पहुंच गई, अब भी एक्सीडेंट है, अब भी एक्सीडेंट है। अनरीजनेबल काम ये वादी के द्वारा किया, प्रतिवादी के द्वारा किया गया, अनरीजनेबल काम किया गया, लेकिन जो क्षति हुई वह क्षति पूर्वानुमानित क्षति की श्रेणी में नहीं हो सकती। अभी भी प्रतिवादी का कोई दायित्व ये इस बात के बाद भी नहीं होगा कि काम अनरीजनेबल था, अयुक्तिसंगत था। क्यों? क्योंकि जो क्षति हुई वो पूर्वानुमानित नहीं थी। लेकिन इन सब बातों से इतर, क्योंकि अभी हम अपकृत्य के, उपेक्षा के अपकृत्य पर बहुत चर्चा नहीं कर रहे। हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ ट्रेसपास। हम अतिचार के तत्वों को जानना चाहते हैं। अतिचार क्या है? तो अतिचार 3 प्रकार का है: हमला, संप्रहार, मिथ्या और मिथ्या कारावास, बैटरी, असॉल्ट एंड फॉल्स इंप्रिजनमेंट। और तीनों प्रकार के ये ट्रेसपास, शरीर के प्रति ट्रेसपास ये माने गए। ठीक है, ट्रेसपास अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी ये माना गया है। और अगर आप शरीर के प्रति अत्याचार इसके लिए कार्रवाई करना चाहते हैं तो सीपीसी सेक्शन 19 मानव शरीर के प्रति अत्याचार और जंगम संपत्ति इसके प्रति कार्रवाई करने का हक सेक्शन 19 सीपीसी दे रहा है। और चूंकि टॉर्ट सिविल कॉज ऑफ एक्शन इसको एराइज करेगा, तो अगर आप शरीर के प्रति अत्याचार इसकी शिकायत कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिविल वाद ये प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग फाउलर बनाम लैनिग और लेटांग बनाम कूपर इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये इंग्लैंड के मुकदमे, लेकिन इंग्लैंड में भी इन मुकदमों में जो लीगल प्रिंसिपल डेवलप हुए वो तो न्याय, साम्य और शुद्धता का, ठीक है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, उसके प्रिंसिपल के रूप में हमारे हिंदुस्तान में यहां भी लागू हो जाएंगे। हमने आपको बताया कि लॉ ऑफ टॉर्ट में इंग्लैंड के जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो लीगल प्रिंसिपल्स के तौर पर लागू नहीं होते, लेकिन हिंदुस्तान में वो लीगल प्रिंसिपल अपकृत्य की दुनिया में, टॉर्ट की दुनिया में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के प्रिंसिपल्स के रूप में यहां लागू किए जाते हैं। क्योंकि लीगल प्रिंसिपल है तो वो अपने में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुकूल होगा ही होगा, इसलिए उन प्रिंसिपल्स को यहां भी लागू करते हैं। तो लेटांग बनाम कूपर और फाउलर बनाम लैनिंग इसकी चर्चा हम लोग करते हैं इसीलिए कि अतिचार किन तथ्यों से गठित होगा और
प्रतिवादी के पास बचाव के रूप में क्या अवेलेबल होगा, इसे जानने के लिए उन प्रिंसिपल्स की चर्चा करते हैं जो प्रिंसिपल इंग्लैंड में विकसित हुए। हिंदुस्तान में शरीर के प्रति अत्याचार के रूप में 3 अपकृत्य मान्य किए गए, हमला, संप्रहार और हत्या कारावास हिंदुस्तान में। लेकिन लीगल प्रिंसिपल वही रहेंगे, और लीगल प्रिंसिपल यानी चाहे हमले का अपकृत्य हो, चाहे संप्रहार का अपकृत्य हो, और चाहे मिथ्या कारावास का अपकृत्य हो, इसके लिए मुकदमा दायर करने से पूर्व आपको वाद पत्र में यह कथन करना ही होगा कि प्रतिवादी ने जो हमला, मिथ्या कारावास क्या कि प्रतिवादी ने जो हमला, संप्रहार या मिथ्या कारावास किया है, उसे करने के लिए पॉजिटिव एक्ट किया है, पॉजिटिव एक्ट किया है। और वो पॉजिटिव एक्ट आशयपूर्वक किया है। और आशय क्या था? हमको शारीरिक क्षति पहुंचाना। हेलो, हाँ पढ़ा रहे अभी, शाम कर लो, लगभग 7 के बाद कर लो। तो ये साबित ही करना पड़ेगा। अगर आप ये साबित नहीं कर सके तो, चूंकि ये तीनों ही अत्याचार हैं, और अत्याचार गठित होने के लिए जरूरी है कि पॉजिटिव एक्ट हो, अर्थात उस काम को करने के पीछे किसी की प्रेरणा ये न हो, शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय ये भी हो, ठीक है, और आशयपूर्वक वह कृत्य किया गया हो जिसे अपकृत्य के रूप में तुम चिन्हित कर रहे। लैनिंग बनाओ, फाउलर बनाम लैनिंग, उसमें स्थिति क्या बन रही, उसमें आप क्लियर अपनी बात ही नहीं कह रहे। Whatever you are saying before the court, that is the respondent, the defendant has shot me, ठीक है, at a particular date and at a particular place. It is your complaint. जो कोर्ट का प्रिजाइडिंग अफसर है वो घटना के समय मौजूद तो था नहीं, जो वो ये जानता हो कि एट ए पर्टिकुलर डेट और एट ए पर्टिकुलर प्लेस पर जो प्रतिवादी ने चोट आपको पहुंचाई, वो चोट पहुंचाने के आशय से किए गए काम का परिणाम की, या किसी काम को करने में हुई चूक का परिणाम थी, ये तो उसे मालूम नहीं। तो हाउ कैन द कोर्ट, ठीक है, डिसाइड, क्या माने हम, यानी न्यायालय क्या माने कि आपका मामला उपेक्षा पर आधारित है या अपकृत्य पर आधारित है, वो उपेक्षा पर आधारित है या अत्याचार पर आधारित है, क्या माने। इसीलिए लॉर्ड डिप्लाक जो इस मुकदमे को डिसाइड कर रहे थे, लॉर्ड डिप्लाक ने कहा कि चूंकि वादी ने स्पष्ट शब्दों में वाद कारण इसका उल्लेख किया ही नहीं, और हमला आ जाता है आपके एग्जाम में टिप्पणी में, और जब हमला आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि शरीर के प्रति किए गए अत्याचारों में से एक अत्याचार है, इसके अतिरिक्त 2 अत्याचार अन्य हैं, संप्रहार और मिथ्या कारावास। और चूंकि तीनों शरीर के प्रति अत्याचार है, इसलिए अत्याचार को गठित करने वाले तथ्य ये कौन से हैं, इनकी चर्चा करना समुचित है, उचित है, की जानी चाहिए। और अत्याचार को गठित करने वाले तथ्य कौन से हैं, तो पॉजिटिव एक्ट, साक्ष्य पॉजिटिव एक्ट सकारात्मक कृत्य, और साक्ष्य सकारात्मक कृत्य, और फिजिकल इंजरी, या ठीक है, फिजिकल इंजरी कारित करने की धमकी, क्योंकि हमले में धमकी होगी, संप्रहार में चोट, शारीरिक क्षति होगी, तो ये आपको लिखना होगा। और पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए, साक्ष्य किया गया पॉजिटिव एक्ट होना चाहिए, और उसका आपका डायरेक्ट प्रत्यक्ष परिणाम यानी डायरेक्ट रिजल्ट फिजिकल इंजरी
ठीक है, ये होनी चाहिए, या फिर फिजिकल इंजरी कारित करने की धमकी ये होनी चाहिए। इन सब बातों को मान्यता फाउलर बनाम लैनिंग और लेटाक बनाम कूपर दोनों में मिली है, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने का ढंग यही होता है। पहले आप ये बताते कि ये अकृत्य शरीर के प्रति है, संपत्ति के प्रति है, इस अकृत्य का नेचर क्या है, यह बताएंगे। फिर आप ये बताएंगे कि ये अकृत्य अगर शरीर के प्रति है, यानी शरीर के प्रति अत्याचार है ये अकृत्य, तो शरीर के प्रति अत्याचार या अत्याचार किया कैसे जाता है, अत्याचार को गठित करने के लिए किन तथ्यों का होना जरूरी है, यह बताएंगे। और फिर उस पर्टिकुलर अत्याचार के डिफेंसेस ये क्या है, ये बताएंगे आप। ठीक है, जो अत्याचार के कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यूनिट्स आपने बताई, जो घटक बताए हैं, जो संगठक घटक ये बताए हैं आपने अकृत्य के, क्या उन्हें न्यायालय ने मान्यता दी है, और यदि हां तो किस मुकदमे में दी है, ये भी बताएंगे आप। क्योंकि फाउलर बनाम लैनिंग और लेटांग बनाम कूपर, इन दोनों मुकदमों में इस तथ्य को मान्यता मिली है कि शरीर के प्रति अत्याचार ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्ट इससे हो सकता है, और पॉजिटिव एक्ट वो भी साक्ष्य होना चाहिए, और वो क्षति पहुंचाने के आशय इससे किया जाना चाहिए। क्षति पहुंच जाएगी संप्रहार, क्षति नहीं पहुंचेगी हमला। फाउलर बनाम लैनिंग में इसीलिए मुकदमा खारिज हुआ, क्योंकि डिफेंडेंट ने इस तथ्य का कथन स्पष्ट शब्दों में नहीं किया था कि उसे प्रतिवादी के पॉजिटिव एक्ट जो कि साक्ष्य किया गया था उसके प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप, ठीक है, शारीरिक क्षति ये हुई है, इसलिए उसका मामला अत्याचार में है, ये स्वयं को कह के नहीं आ रहा। और जो बात स्वयं प्लेंटिफ कह के ही नहीं आ रहा, उस बात के आधार पर या उस तर्क के आधार पर मुकदमे का निर्णय ये कैसे कर दिया जाए। और इसीलिए लॉर्ड डिप्लाक ने कहा इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेंटिफ दैट ही शुड स्टेट कि वो कौन सा मामला न्यायालय के समक्ष रखना चाहता है, और जो मामला उसने रखा न्यायालय के समक्ष, इनफैक्ट उस मामले को गठित करने के लिए जिन तथ्यों की जरूरत थी वो तथ्य न्यायालय के समक्ष न तो रखे गए और न उन्हें रखने संबंधी कोई कथन ये न्यायालय के समक्ष आया, क्योंकि आपने जो कुछ कहा वो ये था कि द डिफेंडेंट हैज शॉट मी एट अ पर्टिकुलर डेट एंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस। इससे ये नहीं जाना जा सकता कि निश्चित दिनांक और निश्चित समय पर जो प्रतिवादी ने आपको चोट पहुंचाई है वो उपेक्षा से पहुंची या ट्रेसपास से, ये जाने नहीं जा सकता। और ये जिम्मेदारी आपकी थी, आप बता दें, क्योंकि उपेक्षा और अत्याचार इसे गठित करने वाले तथ्य अलग अलग हैं। उपेक्षा कृत्य में चूक का परिणाम, ठीक है, उपेक्षा कार्य करने में हुई चूक का परिणाम है, व्यतिक्रम का परिणाम है, और अत्याचार जानबूझकर आशयपूर्वक किए गए सकारात्मक कृत्य जो कि क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया उसका परिणाम है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए चूंकि आप ये बता नहीं रहे, इसलिए आपका मुकदमा खारिज हुआ और एक लीगल प्रिंसिपल ये लेट डाउन हो गया। लेट डाउन हुआ या यूं कहें कि न्यायालय के निर्णय से एक लीगल प्रिंसिपल को समर्थन ये प्राप्त हो गया। अब वो लीगल प्रिंसिपल कौन सा था कि उपेक्षा और अत्याचार एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों को गठित करने वाले तथ्य अलग अलग हैं। उपेक्षा कृत्य में हुई चूक का परिणाम है, जबकि अत्याचार
पॉजिटिव एक्ट का सकारात्मक कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम है, और वह सकारात्मक कृत्य जो आशय पूर्वक और क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया उसका परिणाम है। और इसी बात को समर्थन लेटांग वर्सेस कूपर में मिल गया। और लेटांग वर्सेस कूपर में उन्होंने कहा कि उपेक्षा और अतिचार एक साथ हो नहीं सकते। उपेक्षा के लिए जो आपका मामला है वो टाइम बार्ड हो गया लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक, और क्योंकि आप कह रहे हो उपेक्षा का मामला था, और उपेक्षा अतिचार एक साथ हो नहीं सकते, तो अतिचार का मामला ही नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज योर ओन वर्ड्स दैट ही हैज ड्रिवन द कार negligently at the time of accident. It is your own words, meaning thereby आप ये भी कह रही हो, ये माना जाना चाहिए कि इन्होंने अतिचार नहीं किया, क्योंकि अतिचार और उपेक्षा एक साथ नहीं हो सकते। आप किसी को गाली देना और उसका सम्मान एक साथ नहीं कर सकते। आप किसी को गाली भी दे रहे हो और कहो हम गाली देकर उसका सम्मान कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। पूरा पश्चिम मिल नहीं सकते, खट्टा और मीठा एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए अतिचार और उपेक्षा ये एक दूसरे के शत्रु हैं, ये एक साथ नहीं हो सकते। तो लेटांग वर्सेस कूपर, इससे वो बात तय हो गई जो फॉलोअर बनाम लैनिंग में कही गई थी, और इससे ये बिल्कुल तय हो गया कि अतिचार हमेशा पॉजिटिव एक्ट से होगा, और पॉजिटिव एक्ट साशय होना चाहिए, और वो आशय दूसरे को क्षतिकारित करने इसका होना चाहिए। अब अतिचार दो प्रकार का हो जाता है, हमला और संप्रहार। बैटरी एंड असॉल्ट। हमला को असॉल्ट कहेंगे, उसे संप्रहार को बैटरी ये कहेंगे। हमला ये कब माना जाए? हमला जब आप कोई ऐसी शारीरिक तैयारी करते हो जिससे ये लगने लगता है कि आप किसी पर बल का प्रयोग करने वाले हो, यानी बल प्रयोग करने का प्रयत्न करते हो, किसी पर बल प्रयोग करने का प्रयत्न ये करते हो, या बल प्रयोग करने की धमकी ये देते हो। लेकिन बात यहीं कंप्लीट नहीं हो जाएगी, बात बिल्कुल यहां कंप्लीट नहीं होगी। बल का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हो या बल का प्रयोग करने की धमकी देते हो, और आपके पास अपने बल के प्रयोग की जो धमकी दी है, या आप जो बल का प्रयोग करने का प्रयत्न मतलब करने वाले हो, उस प्रयत्न को करने के लिए जो जरूरी शारीरिक सामर्थ्य है वो भी देन एंड देयर मौजूद है। यानी आप किसी पर शारीरिक बल का प्रयोग करने की धमकी दे रहे हो, और देन एंड देयर आपके पास अपनी धमकी पर कार्य करने की क्षमता यह भी मौजूद है। यू हैव द एबिलिटी to perform that particular act which is threatened by you, जिसकी धमकी आपने दी है। बच्चा धमकी दे रहा है कि हम आपको मारेंगे, इस धमकी को हमला नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे में योग्यता क्षमता यही नहीं। जब आप किसी के शरीर पर बल प्रयोग करने की धमकी देते हो या बल प्रयोग करने का प्रयत्न करते हो, और आपके पास अपनी धमकी को, अपने प्रयत्न को पूरा करने की क्षमता देन एंड देयर मौजूद होती है, तब यह कहा जाता है। और चूंकि धमकी दे ही रहे, प्रयत्न आप कर ही रहे, तो पॉजिटिव एक्ट तो कर ही रहे, पॉजिटिव एक्ट तो कर ही रहे। इसका अर्थ ये हो गया कि जब आप
सकारात्मक कृत्य के माध्यम से किसी को धमका रहे हैं, पॉजिटिव एक्ट के माध्यम से किसी को धमका रहे हैं, या पॉजिटिव एक्ट के माध्यम से किसी के शरीर पर बल प्रयोग करने का प्रयत्न ये कर रहे हैं, और आपके पास अपने प्रयत्न को पूरा करने का और अपनी धमकी पर कार्य करने की क्षमता देन एंड देयर वही मौजूद है। तब स्थिति ये बनेगी कि अगर उस व्यक्ति के मन में ये आशंका पैदा हो गई कि आप उस पर बल का प्रयोग करोगे, ठीक है, यानी अपनी धमकी पर काम करोगे, तो आपने उस पर हमला कर दिया, ये माना जाएगा। आप चाहें ये धमकी तो आप शब्दों से देंगे, ठीक है, धमकी तो आप शब्दों से ही देंगे, और प्रयत्न आप शारीरिक तैयारियों के माध्यम से करेंगे। चाहे आप शारीरिक तैयारी ये करो और चाहे धमकी यानी शब्दों से, लेकिन केवल शब्द ये हमले की कोटि में नहीं आ सकते। इस संबंध में अकृत्य में जिस हमले की बात की जाती है और आईपीसी में जो हमले की बात की जाती है, ये लगभग समान है, लगभग समान है, ठीक है। हमले की परिभाषा जो आईपीसी में दी गई है वही यहां भी दी गई। यहां भी आईपीसी में भी हम लोगों ने देखा, कहता है जब कोई शारीरिक तैयारी, ठीक है, या कोई अंग विक्षेप इस आशय से करता है कि दूसरे के मन में यह युक्ति संगत आशंका पैदा हो जाए। युक्ति संगत यानी बच्चा शारीरिक तैयारी कर रहा है तो आपके मन में युक्ति संगत आशंका पैदा नहीं होती। जब आपके मन में युक्ति संगत आशंका पैदा हो जाए कि अगला आप पर बल का प्रयोग करने ही वाला है, तो उसने आप पर हमला कर दिया है, यह माना जाएगा। यही बात अकृत्य में हमले के संबंध में ली गई। आप सकारात्मक कृत्य करते हो, और सकारात्मक कृत्य किस दिशा में करना, दूसरे के शरीर को, ठीक है, क्षति पहुंचाने का प्रयत्न इस रूप में करते हो, या उसके शरीर को क्षति पहुंचाने की धमकी ये दे रहे हैं, और अपनी धमकी पर या अपने प्रयत्न पर काम करने की क्षमता ये भी वहीं पर देन एंड देयर आप में मौजूद है। और ये सारी परिस्थितियां यानी आपकी क्षमता देन एंड देयर अपनी धमकी पर काम करने की, और आपके द्वारा धमकाया जाना, आपके द्वारा प्रयत्न किया जाना, ये सब मिलकर ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं जिसमें सामने वाले के मन में यह आशंका पैदा हो जाती है कि आप उस पर बल का प्रयोग ये करने वाले हो, तो आपने उस पर हमला कर दिया है, ये कहा जाता है कि अब आपने उस पर हमला ये कर दिया। लेकिन केवल शब्द ये हमले की कोटि में नहीं आ सकते। यद्यपि शब्द आपकी तैयारियों को ऐसा रूप दे सकते हैं, ठीक है, जिससे हमला हुआ मान लिया जाए। आपकी किताबों में मुकदमा दिया है, संभवतः एकदम ठीक हमें ध्यान नहीं है, लेकिन संभवतः स्टीवेंसन बनाम मायर्स ऐसे करके उसमें क्या हुआ है, उसमें एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग के जो प्रेसिडेंट महोदय हैं उनकी ओर एक व्यक्ति मुक्का तानकर आगे बढ़ा है, यह कहते हुए कि हम तुम्हें कुर्सी से खींच लेंगे और अभी मीटिंग हॉल से बाहर कर देंगे। जो प्रिजाइड कर रहे हैं उस मीटिंग को, यानी जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके पड़ोस में ही संबंधित चर्च के वार्डन ये बैठे हुए, ये इस बढ़ते हुए व्यक्ति को ये अध्यक्ष तक पहुंचे इससे पहले ही रोक लेते हैं। ये अध्यक्ष तक कभी नहीं पहुंचता, लेकिन मुक्का तानकर ये आगे बढ़ रहा था, और इसकी जो शारीरिक स्थिति थी वो क्रोध की थी। न्यायालय ने एक शिलिंग
यह प्रतिकर प्रदान किया हमले के अप्रत्य के लिए। प्रतिकर की धनराशि क्या है इससे मतलब नहीं है, इससे थोड़ा ना मतलब है, क्योंकि नुकसानी जब हम लोगों ने देखी थी तो नॉमिनल नाम मात्र की नुकसानी ये न्यायालय दिला रहा था और उन्हीं दशाओं में दिला रहा था जबकि अत्याचार के अप्रत्य ये किए जा रहे थे, यानी वादी के जो एब्सोल्यूट राइट हैं, आत्यंतिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन ये किया जा रहा, और एब्सोल्यूट राइट्स का उल्लंघन अत्याचार में होता है। तो अत्याचार चूंकि किया जा रहा था इसलिए न्यायालय ने 1 शिलिंग नाम मात्र की नुकसानी दिलाई, लेकिन अप्रत्य है ये तो डिसाइड हुआ। और न्यायालय ने अपने निर्णय में क्या कहा, न्यायालय ने कहा ये बिल्कुल ठीक है कि बीच में ही इसको वार्डन के द्वारा पकड़ लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है कि इसका घूंसा ये जो तान कर आगे बढ़ रहा था अगर चला भी देता तो भी अध्यक्ष तक नहीं पहुंचने वाला था, इतनी दूरी थी इन लोगों के बीच, और दूरी को तय करता उससे पहले ही वार्डन द्वारा पकड़ लिया गया। लेकिन इसकी तैयारियां, इसकी शारीरिक तैयारियां और जो शब्द इसने कहे, इसकी शारीरिक तैयारियां पॉजिटिव एक्ट है, सकारात्मक कृत्य है। इसके शब्दों से जो अध्यक्ष महोदय उन्हें क्षति कारित करने का आशय इसका बिल्कुल स्पष्ट है, ये क्षति कारित करना चाहता है, ये बिल्कुल तय हो गया। और चूंकि ये एक स्वस्थ व्यक्ति है और घूंसा तानकर आगे बढ़ गया तो ये भी कहा जा सकता है देन एंड देयर ये अपनी धमकी पर काम करने का जो योग्यता है, काम करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो भी रखता है। अगर वार्डन ने न रोका होता तो घूंसा तो ये मार ही देता। तो इसने हमला ये किया है, ठीक है, हमला पॉजिटिव एक्ट से होगा, ये स्टीवेंसन बनाम मायर्स इससे तय होता है। न्यायालय ने मान्यता दी कि हमले के लिए शारीरिक तैयारी ये अगर की गई है, शारीरिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है, देन एंड देयर क्षति पहुंचा देने की क्षमता ये भी मौजूद है, और सामने वाले के मन में, उनका अध्यक्ष महोदय के मन में यह आशंका कारित हो गई थी कि यह हो सकता हमें उठाकर फेंक दे, या हो सकता हम पर घूंसे का प्रहार ये कर दे, तो हमला तो हो ही गया। हाँ, घूंसा लग जाता संप्रहार होता, संप्रहार होता। आपकी किताबों में एक उदाहरण और नोट है, उस उदाहरण में प्रतिवादी ने क्या कहा वादी से कि अगर न्यायालयों की प्रक्रिया न होती तो हम तुम्हें उठा के पटक देते। अक्सर आप कहते हो कि अगर थाने पुलिस न होती तो तुम्हें तो देख लेते। न्यायालय ने इन शब्दों को हमला नहीं माना, उन्होंने कहा कि भले ही बल प्रयोग की धमकी है, भले ही बल प्रयोग की धमकी का पॉजिटिव एक्ट है, भले ही ये इतना सशक्त वाकई है कि इन्हें उठाकर पटक भी सकता है, लेकिन ये खुद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर पुलिस ना होती तो तुम्हें तो देख लेते। इसके मतलब देन एंड देयर वहीं पर बल प्रयोग की कोई संभावना, ठीक है, न तो है और न संबंधित व्यक्ति के मन में इस प्रकार की कोई बात ये पैदा हो सकती है, इसलिए हमला नहीं, इसलिए हमला नहीं। यानी हमले के अकृत्य के लिए जरूरी क्या, पॉजिटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट कौन सा, दूसरे पर बल प्रयोग की धमकी देने का या दूसरे पर बल का प्रयोग करने के प्रयत्न का, ये पॉजिटिव एक्ट। ये सकारात्मक प्रत्यय चाहिए, और साथ ही साथ धमकी या प्रयत्न को उसी स्थान पर क्रियान्वित कर देने की क्षमता ये भी चाहिए। और इन सारी बातों से जो संबंधित व्यक्ति है जिसको धमकाया जा रहा है उसके मन में बल प्रयोग की आशंका ये भी पैदा होना चाहिए। अगर ये सारे तत्व मिलेंगे तो ही हमले का, ठीक है, अकृत्य ये जन्म लिया है, अन्यथा हमले का अकृत्य जन्म नहीं लिया है। क्योंकि स्टीवेंसन बनाम मायर्स इसमें ये सारी चीजें मिल रही हैं, धमकी पर काम कर लेने की क्षमता ये भी मौजूद है, शारीरिक क्षति पहुंचाने का जो आशय वो उसकी तैयारियों से आगे बढ़ने से दर्शित है,
प्रेसिडेंट महोदय चूंकि मुकदमे में आ गए, वो कह ही रहे हैं कि हमारे मन में बल प्रयोग की आशंका ये पैदा हो गई थी। देन एंड देयर इसे धमकी पर काम करने की क्षमता ये भी हासिल है, हमला हुआ है। यहां जो प्रतिवादी है वो क्या कहता है कि पुलिस ना होती तो तुम्हें देख लेते, न्यायालय की प्रक्रिया ना होती तो तुम्हें देख लेते। इसके मतलब देन एंड देयर अपनी धमकी पर काम करने का कोई विचार, देन एंड देयर अपनी धमकी पर काम करने की कोई मंशा ये इसमें नहीं है, इसलिए हमला नहीं हुआ। ठीक है, संप्रहार कब होगा? हमला इसके परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति का शरीर ये हमला करने वाले के द्वारा छू लिया जाए, तब संप्रहार है। यानी संप्रहार का कृत्य किन तथ्यों से मिलकर बनेगा? पॉजिटिव एक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि हमले के बाद संप्रहार आएगा। तो हमले के जो तथ्य हैं वो तो रहेंगे ही। पॉजिटिव एक्ट, क्षतिकारित करने का, शारीरिक क्षतिकारित करने का आशय, यह शारीरिक क्षतिकारित करने का प्रयत्न, यह धमकी, देन एंड देयर प्रत्यय धमकी पर कार्य करने की क्षमता, इन सबके सम्मिलित प्रभाव से सामने वाले के मन में बल प्रयोग की आशंका, ये सब तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ जब वाकई बल प्रयोग करने वाले के द्वारा उसके मन में आशंका ही नहीं पैदा की जाती, बल्कि वाकई उसके शरीर पर बल का प्रयोग किया जाता है, जब वाकई पॉजिटिव एक्ट के द्वारा अपकृत्यकर्ता अपकृत्य से पीड़ित इसके शरीर पर बल का प्रयोग करता है, तब संप्रहार का अपकृत्य ये घटित होता है। और संप्रहार का अपकृत्य जो उपहति या जो हर्ट आपने समझी थी आईपीसी में, उससे भिन्न है। हर्ट शारीरिक पीड़ा की बात करती है। शारीरिक पीड़ा यानी बल का प्रयोग इस लेवल का होना चाहिए कि शारीरिक पीड़ा हो, ऐसी पीड़ा हो जिसे शारीरिक पीड़ा के तौर पर माना जा सके, ये होना चाहिए। अगर ऐसी शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई है जिसे एक न्याय संगत मनुष्य शारीरिक पीड़ा के तौर पर मान्यता ही नहीं देगा, तो भले ही उससे शारीरिक पीड़ा हो भी जाती हो, सेक्शन 95 उसे हर्ट का अपराध रहने ही नहीं देगा। ठीक है ना? तब सेक्शन 95 आईपीसी क्या करेगा? उसे जनरल जस्टिफिकेशन वहां ले जाएगा, जनरल एक्सेप्शन में ले जाएगा, और जनरल एक्सेप्शन में आ गया तो अपराध हुआ ही नहीं। क्योंकि अभी तो पुरानी चल रही, आज की डेट में तो पुरानी आईपीसी है, क्योंकि अपराधों की समस्त परिभाषाएं साधारण अपवादों के अधीन है, तब तो अपराध हुआ ही नहीं। लेकिन यहां अगर शरीर छू भी लिया आपने, यानी जो मामला 95 में अपराध नहीं समझा जाएगा, ठीक है, वो अकृत्य की दुनिया में अकृत्य माना जा सकता है, और उसके लिए प्रतिकर की वसूली या प्रतिकर की मांग ये हो सकती है। संप्रहार में क्या होगा? शरीर छुएंगे आप, लेकिन क्या हर बार शरीर का छूना यह संप्रहार बनाएगा? नहीं। आप सकारात्मक कृत्य करके शरीर को छुए और शरीर पर बल प्रयोग करने के लिए छुए, बल प्रयोग करने के लिए इनमें यह समाहित है। अगर बल प्रयोग करने के लिए भी आप छू रहे हो, बल प्रयोग करने के लिए भी छू रहे हो, लेकिन धृष्टता पूर्वक ये नहीं छू रहे, बल प्रयोग करने के लिए छू रहे। हर शब्द की अपनी ही एक मर्यादा है, हर शब्द की अपनी ही एक लिमिटेशन है। स्वतंत्रता इसका मतलब उद्दंडता ये होता ही नहीं। स्वतंत्रता और उद्दंडता ये दो अलग अलग बातें हैं। उद्दंडता को स्वतंत्रता ये नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता गुण है, उद्दंडता अवगुण है। स्वतंत्रता संरक्षित की जाएगी, उद्दंडता शमित की जाएगी।
उदंडता दंडित की जाएगी। ठीक है, देयर इज ए थिन लाइन, पतली महीन बारीक रेखा है दोनों के बीच। तो ऐसे ही बल प्रयोग, ये शब्द जब बोला जाएगा तो इसका मतलब ही होगा, जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन जबरदस्ती आपके लगा दिया, उसने बल प्रयोग थोड़ी किया है। बल प्रयोग शब्द का उपयोग यहां जिस सेंस में किया जा रहा है वो सेंस ही है कि बल का प्रयोग धृष्टतापूर्वक शरीर को, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या कम से कम आपको खींच उत्पन्न करने के लिए बल का प्रयोग। आप एक संकरे रास्ते से गुजर रहे हैं, आपका शरीर दूसरे के शरीर से टकरा गया, यह संप्रहार थोड़ा ही है। आपने किसी का ध्यान आकृष्ट करने के उसके शरीर को छू लिया, यह संप्रहार थोड़ी है। आपने किसी की चिकोटी काट ली उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, यह संप्रहार थोड़ी है, यह बैटरी थोड़ा ही है। लेकिन आप, एक आदमी गली में जा रहा है, तुमने नवाबों की तरह पहुंचे, उसे धक्का देकर हटा दिया, ये बैटरी है। आपने बल प्रयोग किया उसके शरीर में। तो जब आप बल प्रयोग करेंगे शरीर पर तो संप्रहार है, और जब तक बल प्रयोग नहीं हुआ तब तक हमला है। बल प्रयोग का मतलब ही है, ठीक है, भ्रष्टतापूर्वक, धृष्टतापूर्वक, भ्रष्टतापूर्वक, धृष्टतापूर्वक मीनिंग दरबार उसके मन को कष्ट पहुंचाने के लिए, या फिर उसे किसी ढंग से, ठीक है, कष्ट देने के लिए आप बल का प्रयोग कर रहे हैं। बल का प्रयोग आपने अपने शरीर के माध्यम से किया, या किसी ऐसी वस्तु में गति उत्पन्न करके किया जिसने उसके शरीर को छुआ, ठीक है, और उसने शारीरिक असुविधा इसका अनुभव किया, यानी उसकी जो कैपेसिटी ऑफ सेंसेशन है, उसकी जो संवेदन शक्ति है, उस पर विपरीत असर ये कारित हुआ। ये यू हैव कास्ट द सेंसेशन, एडवर्स सेंसेशन, ठीक है, इन अ बॉडी ऑफ दैट पर्सन बाय एप्लीकेशन ऑफ ए थिंग, या आपने डायरेक्ट अपने हाथों से ही उसे शारीरिक क्षति पहुंचाई। जो भी आप शारीरिक क्षति पहुंचाई, मीनिंग देयर बाय अपने हाथों से ही उस पर बल का प्रयोग, यूज ऑफ फोर्स ये किया, या किसी वस्तु के माध्यम से किया, इट इज इमैटेरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी पानी फेंक दिया, आपने किसी को थूक दिया, यह भी संप्रहार है। इवन पानी की एक बूंद भी पड़ जाए उस पर तो भी संप्रहार है, क्योंकि पानी वस्तु है, एंड यू हैव अप्लाइड द वाटर ऑन द पर्सन ऑफ दैट पर्सन। काहे के लिए? उसे शारीरिक कष्ट ये पहुंचाने के लिए। आपने गर्म पानी उसके ऊपर फेंका, एक बूंद पड़ जाए, एक बूंद का पड़ना और पूरा पानी उस पर पड़ना, यह प्रतिकर की मात्रा में फर्क लाएगा। एक बूंद पड़ा, नॉमिनल नुकसान ही मिल सकती है, ठीक है ना, और ढंग से घायल हुआ हुई क्षति के अनुपात में प्रतिकर यह मिलेगा। यानी साधारण क्षतिपूर्ति, यानी ऑर्डिनरी डैमेज ये मिलेंगे। एक बूंद पड़ गई, नॉमिनल डैमेज मिलेगा, बिकॉज यू हैव वायलेटेड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ दैट पर्सन। यू हैव, ठीक है, कमिटेड ए ट्रॉट which is known in the world of tort as a tort against the human body. You have committed the tort of trespass against the human body. That is why compensation will be granted. That may be nominal, तो nominal हो सकता, लेकिन दिया तो जाएगा। लेकिन वही बात, संप्रहार हमले के बाद बनेगा, यानी आदमी में आशंका बल के प्रयोग की ये पैदा होनी चाहिए, और फिर बल का प्रयोग
ये होना चाहिए आदमी के शरीर पर, तभी संप्रहार हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ। हिंदुस्तान का ये मुकदमा, ये आप लोगों की किताबों में नोट है, नाम ध्यान नहीं है हमें, आप रतनलाल धीरजलाल इनकी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो मुकदमा मिल जाएगा। नंदीपति मुटैया, रेस्पोंडेंट का नाम हमें याद है, ठीक है, और प्लेंटिफ का नाम हम भूल गए, नंदीपति मुटैया करके। उसमें हुआ क्या है, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, इसकी वसूली के लिए जो वसूली करने वाले कर्मचारी हैं ये गांव में पहुंचे और मालगुजारी की बकाया यानी लैंड रेवेन्यू की बकाया जिस व्यक्ति पर, उसे पकड़ कर लाया गया और ये कहा गया है वो सोने की बालियां पहने। वसूली करने वाले प्राधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि या तो लैंड रेवेन्यू दो और अन्यथा तुम्हारी ये कान की बालियां अभी उतरवा लेंगे। और उतारने के लिए गोल्ड स्मिथ यानी सुनार यानी, ठीक है, स्वर्णकार, उसे भी बुला लिया गया मौके पे। सुनार उसके शरीर को छूता, इससे पूर्व ही किसी ने लैंड रेवेन्यू दे दिया और जो वसूली करने वाले प्राधिकारी थे वो मौके से चले गए बिना कुछ बोले। मुकदमा ये आ गया, ठीक है, संप्रहार के लिए। न्यायालय ने कहा कि न तो हमला हुआ न संप्रहार हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, पॉजिटिव एक्ट किया गया, धमकाया गया कि हम तुम्हारे कान की बालियां उतार लेंगे, ठीक है, कान की बालियां उतारने के लिए धमकाया गया, उसके शरीर पर बल का प्रयोग किया जाता, बल का प्रयोग करने के लिए गोल्ड स्मिथ इसे भी बुला लिया गया। लेकिन लैंड रेवेन्यू की वसूली होते ही वो लोग चुपचाप चले गए। उसके शरीर पर एक्चुअली कोई बल प्रयोग हुआ ही नहीं, बल प्रयोग की तैयारी हुई, बल प्रयोग की तैयारी हुई लेकिन एक्चुअल बल प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि गोल्ड स्मिथ को छूने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। उससे पहले ही लैंड रेवेन्यू का भुगतान ये हुआ। हालांकि ये हमें पॉलिसी डिसीजन ज्यादा लगता है, क्योंकि वसूली प्राधिकारी अगर इस ढंग से अकृत्य के मुकदमों का सामना करेंगे तो गवर्नमेंट रेवेन्यू की वसूली ये तो असंभव हो जाएगी। संभवतः न्यायालय ने इसलिए इसे स्वीकार किया, लेकिन वो किसी लिए भी किया हो, हमारे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो सीखने लायक बात है वो सिर्फ इतनी कि अगर एक्चुअल बल प्रयोग नहीं किया जाएगा या एक्चुअल बल प्रयोग होगा ऐसी आशंका संबंधित व्यक्ति के मन में पैदा नहीं होगी तो मामला न तो हमले में आएगा और न संप्रहार में। संप्रहार ये हमले की एग्रावेटेड सिचुएशन है। हमले में छुआ नहीं जाता शरीर को। आपने पॉजिटिव एक्ट किया, किसी कुर्सी खींच ली, उसे गिराने के उद्देश्य से। आपने पॉजिटिव एक्ट किया है, उसे शारीरिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया है, उसे गिराने का प्रयत्न किया है आपने, ठीक है, शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयत्न है आपका, पॉजिटिव एक्ट है। उसके मन में चोट लगने की आशंका यह भी पैदा हुई है, आपने हमला किया है। अभी तक जैसे वो जमीन पे गिर गया, अब आपने संप्रहार किया है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आप बल प्रयोग करो तभी संप्रहार हो, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आप किसी भी वस्तु पर इस ढंग से बल प्रयोग कर सकते हो कि उस वस्तु पर किया गया बल प्रयोग दूसरे को शारीरिक क्षति ये पहुंचा दे, तो भी यही माना जाएगा कि आपने संप्रहार किया है, बैटरी इसका अप्रत्य किया है। आपने कुर्सी पर बल का प्रयोग किया, आपने बल का प्रयोग किस पर किया है? कुर्सी पर।
साइंस में कृत्य की परिभाषा क्या है? एक दिशा में बल का लगाना। आपने कुर्सी पर बल का प्रयोग किया है और कुर्सी हटा दी है अपने स्थान से, इससे कि वो गिरे। तो आप चाहे किसी वस्तु पर बल का प्रयोग करो जिसका अंतिम परिणाम व्यक्ति के शरीर इस पर दिखाई दे, और चाहे व्यक्ति के शरीर पर सीधे सीधे यूज ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये करो, है तो संप्रहार है। इवन आप किसी का जबरदस्ती मेडिकल करो, यह भी संप्रहार माना जाएगा, क्योंकि तब भी आप शरीर पर बल का प्रयोग उसकी इच्छा के बिना कर रहे हैं। इसीलिए आप कभी क्रिमिनल केसेस में जब मेडिकल के लिए आदमी ले जाया जाता है, तो अगर आप मेडिकल पेपर्स देखेंगे तो उसमें लिखा होता है उस व्यक्ति की सहमति के संबंध में कि उसने अपनी सम्मति से अपना मेडिकल कराया, और अगर नहीं, वो अपनी सम्मति नहीं देता, उसका मेडिकल नहीं होता है। लिखा होता है कि इन्होंने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया है, इसलिए नहीं कर रहे। आप अगर मेडिकल कराने से इनकार करोगे तो फायदा अभियुक्तों को पहुंचेगा, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी है क्या कि डॉक्टर संप्रहार का दोषी हो सकता है, अपराध का भले ही ना हो, अकृत्य का हो जाएगा, तो संप्रहार के अकृत्य के लिए दायी हो जाएगा। वो उपहत्या के अपराध का दोषी सेक्शन 95 की उपस्थिति, यानी हर्ट का दोषी सेक्शन 95 की उपस्थिति के कारण भले ही ना हो, लेकिन अकृत्य की दुनिया में वो बस राजाराम बस 10 मिनट में कर लो, 10 मिनट, ठीक। लेकिन अकृत्य की दुनिया में वो अकृत्य करता ही तो मान ही लिया जाएगा। तो ट्रेसपास इस स्पेसिफिक टॉर्ट, अब तो हम लोग स्पेसिफिक टॉर्ट पर बात कर रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल तो सारे अकृत्यों पर लागू होंगे। विकेरियस लाइबिलिटी, जस्टिफिकेशन, जनरल, अब वो जनरल जस्टिफिकेशन है और स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन है ना। स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन ये भी होते हैं और जनरल जस्टिफिकेशन ये भी होते हैं। मामला जनरल जस्टिफिकेशन में क्या टॉर्ट ही नहीं बचा। स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन जैसे मानाने का स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन क्या है कि कही गई बात सच है, जो हमने इनके संबंध में कहा वो सच है, वो मानाने का स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन है। ऐसे ही ट्रेसपास का स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन क्या है कि प्रतिवादी कोई औचित्य सिद्ध करे अपने काम का। अगर वो औचित्य सिद्ध करने में सफल हो गया, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी कि पॉजिटिव एक्ट जरूर है, शारीरिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य जरूर किया गया। ऐसा बहुत बार पॉजिटिव एक्ट के नाते किया जाएगा कि तुम्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई जाए, भाई हड्डी टूट जाएगी, बल का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन जो ट्रेसपास का है वो ये है कि प्रतिवादी ये शो करे कि कोई जस्टिफिकेशन उसके पास था संबंधित परिवादित काम करने का, एक्ट कंप्लेंट इसे करने का उसके पास कोई जस्टिफिकेशन था, ऐसा उसे दर्शित करना चाहिए। और ट्रेसपास में क्षति का होना, एक्चुअल इंजरी का होना ये जरूरी नहीं है ट्रेसपास में, क्योंकि ट्रेसपास तो हमला भी है ना, ट्रेसपास तो बैटरी भी है, और ट्रेसपास फॉल्स इम्प्रिजनमेंट ये भी है। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या हमला, इसमें इंजरी ये तो होती नहीं, बैटरी में होती है। इसलिए ट्रेसपास इसका अकृत्य होने के लिए हमेशा इंजरी का होना ये जरूरी नहीं है। तो ट्रेसपास कैसे होगा? पॉजिटिव एक्ट से। कौन से पॉजिटिव एक्ट से? जो साक्ष्य किया जाए। किस आशय से किया जाए? शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से। शारीरिक क्षति कारित करने का भय ये व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो जाएगा। आपके ऐसे पॉजिटिव एक्ट की जिसे देन एंड देयर करने की एबिलिटी, करने की क्षमता, या करने की योग्यता ये भी आप रखते हो, हमला है, हमला है। और जब आप अपने कृत्य में दूसरे के शरीर पर बल का प्रयोग वाकई इन्फेक्ट कर दोगे, संप्रहार है। इस ढंग से दो अकृत्य ये शरीर के प्रति अत्याचार के तौर पर हमारे सामने आते हैं, और दोनों पर टिप्पणी लिखने खूब आती है। दोनों में आप लिखेंगे अत्याचार कैसे होता है, किस तरह होता है, हमले के तत्व क्या है और संप्रहार के तत्व क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है,
स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन की प्रतिवादी कोई औचित्य सिद्ध करे अपने काम का। एक्चुअल इंजरी नहीं हुई, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि एक्चुअल इंजरी नहीं हुई तो हमला है, एक्चुअल इंजरी हुई तो प्रहार है। ठीक है, तो इट इज नो जस्टिफिकेशन कि एक्ट कंप्लेंट हैज काज्ड नो इंजरी, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए जस्टिफिकेशन। ये आपका हमला और प्रहार के अप्रत्यय। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे सोमवार को बात करेंगे हम लोग।